हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने हायर कैलकुलस के पेपर को। तो बेटा, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा, आज की क्लास में जो रीमान इंटीग्रल का चैप्टर का नेम था उसके बारे में आज हम समझने जा रहे हैं। तो उससे पहले जो भी हमें पार्टीशन, रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट, इन सब टर्म्स के बारे में, लोअर डार्बोक सम, अपर डार्बोक सम, ये सब पता होना चाहिए। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रल। बेटा, जैसे आपको डार्बोक सम दो टाइप का बताया था, वैसे ही रीमान इंटीग्रल भी दो टाइप का होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई एफ नाम से फंक्शन दिया होगा, वो किसी इंटरवल ए कोमा बी में डिफाइन कर रखा होगा, और पी नाम से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन में पार्टीशन दे रखा होगा। तो बेटा, जब भी हम रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे, हमें तीन चीज़ें दे रखी होंगी। एक तो एफ एक्स नाम से फंक्शन, एक कोई ना कोई क्लोज इंटरवल, और एक उस क्लोज इंटरवल का कोई ना कोई पार्टीशन। ये तीन चीज़ें हमें गिवन होंगी और हमसे पूछा जाएगा कि ये जो एफ फंक्शन है, यानी जो एफ एक्स फंक्शन है, वो रीमान इंटीग्रल है या नहीं इस क्लोज इंटरवल में। तो बेटा, उसके लिए हमें दो चीज़ें निकालनी होगी, इस फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल और इसी फंक्शन का अपर रीमान इंटीग्रल। तो देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो सबसे पहला डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल। तो बेटा, लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए हमने क्या डेफिनेशन लिखा, एफ नाम का कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए जो डिफाइन होना चाहिए किसी इंटरवल ए कोमा बी में। पी नाम से कोई ना कोई पार्टीशन होना चाहिए किसी इंटरवल ए कोमा बी में। अब आपको जिस दिन मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, उस दिन बताया था कि किसी भी इंटरवल के इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हो। जैसे मान लो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 10 है, तो बेटा 1, 10 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट है। तो किसी बच्चे ने मान लो P1 नाम से एक पार्टीशन बनाया जिसमें लिया 1, 2, 3 और 10। फिर किसी बच्चे ने P2 पार्टीशन बनाया जिसमें लिया 1, 1.1, 1.2 और लास्ट में जाकर 10। ये भी उसका पार्टीशन है। ऐसे ही P3, P4, तो कुल मिलाकर किसी भी क्लोज इंटरवल में इनफाइनाइट पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। अब बेटा, जैसे अपनों ने मान लो P1 पार्टीशन बनाया, तो जैसे मैंने आपको कल परसों क्वेश्चन करवाए थे लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम निकालने के, कि अगर आपको किसी भी इंटरवल का कोई ना कोई पार्टीशन दिया होता है तो आप उसके सब इंटरवल बनाते हो, उन सब इंटरवल के इन्फिमम और सुप्रीमम निकालते हो, उसके बिहाफ पे आप उस पार्टीशन के लिए लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम निकालते हो। तो अगर किसी क्लोज इंटरवल के इनफाइनाइट पार्टीशन बन सकते हैं, तो बेटा इनफाइनाइट पार्टीशंस के लिए आप लोअर डार्बोक सम निकालोगे। तो ये लाइन मतलब समझना है इसका, ए कोमा बी जो क्लोज इंटरवल है, उसके जितने भी पार्टीशन, ये किसका साइन है, फॉर ऑल, मतलब इस इंटरवल के जितने भी पार्टीशंस बन सकते हैं, उन पार्टीशंस के लिए आप लोअर डार्बोक सम की वैल्यू निकालोगे। उन लोअर डार्बोक सम में जो भी सबसे बड़ा होगा, सुप्रीमम या मैक्सिमम, मतलब जितने सारे भी लोअर डार्बोक सम निकले हैं, अब जैसे इनफाइनाइट पार्टीशन है तो इनफाइनाइट लोअर डार्बोक सम निकलेंगे। जैसे मान लो एल एफ कोमा P1 का मान 2 आ गया, एल एफ कोमा P2 का मान 3 आ गया, एल एफ कोमा P4 का मान 5 आ गया, ऐसे करते करते एल एफ कोमा P100 का मान 200 आ गया। तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा, इन सभी लोअर डार्बोक सम में जो सबसे बड़ा होगा, वही हमारा इस फंक्शन का, तो फंक्शन का नाम क्या है, एफ एक्स। वर्ड क्या यूज है, इंटीग्रल, तो आपने साइन क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। और लोअर रीमान पढ़ रहे हो तो लोअर लिमिट के ऊपर बार लगाओगे, तो ए के यहाँ पर क्या लगा दिया, बार, और अपर लिमिट इसकी बी। तो बेटा, इस फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल, रीमान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो इस फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर होता है किसी भी इंटरवल के जितने भी पार्टीशन पॉसिबल हैं, तो कुल मिलाकर इनफाइनाइट पार्टीशन पॉसिबल हैं, उन सब के रिस्पेक्ट में आप लोअर डार्बोक सम निकालोगे। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल इस इंटरवल के कोई तीन पार्टीशन बनाए, P1, P2, P3। P1 के लिए आप लोअर डार्बोक सम निकालोगे एल एफ कोमा P1, जो भी P2 पार्टीशन होगा उसके लिए एल एफ कोमा P2, ऐसे ही P3 के लिए एल एफ कोमा P3। अब जो भी लोअर डार्बोक सम तीनों की वैल्यू आई है, मान लो एल एफ कोमा P1 का मान 1 आया है, एल एफ कोमा P2 का मान 5 आया है, एल एफ कोमा P3 का मान 8 आया है, तो बेटा इन तीनों में मैक्सिमम कौन था, एल एफ कोमा P3। तो बेटा हमारे इस लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू बराबर आ जाएगी एल एफ कोमा P3, जिसका मान है 8 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा, अब आप सोच रहे होगे सर किसी इंटरवल के इनफाइनाइट पार्टीशन बनाना कितना औखा काम है, फिर उनके लोअर डार्बोक सम निकालना कितना काम है, और फिर उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करना कितना बड़ा काम है। तो एक्चुअल में जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे रीमान के, तब हम इस डेफिनेशन का यूज़ नहीं करेंगे।
थ्योरम्स करेंगे तब आपको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है इस डेफिनेशन की, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन यही है, आपको याद तो रखनी है, पेपर में मार्क्स लेने हैं तो आपको डेफिनेशन तो ये लिखनी पड़ेगी, बट क्वेश्चन हम इस डेफिनेशन से ना करके किसी और तरीके से करेंगे। और अभी इसका मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझाऊंगा कि क्यों हमने लोअर डार्बोक सम में सबसे बड़ी वैल्यू सेलेक्ट की है। अच्छा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, लोअर रीमान इंटीग्रल। और डिनोट कैसे करते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल को, लोअर लिमिट के ऊपर बार लगा दो, ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, या कुछ बुक्स लोअर लिमिट पे बार लगाती है पर बार यहाँ पर लगाती है, तो ए के इधर की तरफ बार, फिलहाल है तो लोअर लिमिट पे बार, तो ये पूरी रिप्रेजेंटेशन किसकी है, लोअर रीमान इंटीग्रल, चाहे ऐसे डिनोट कर दो चाहे ऐसे डिनोट कर दो। और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, जितने भी पार्टीशन पॉसिबल है उन सब के लिए आप लोअर डार्बोक सम की वैल्यू निकालो और उन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करो। अब बड़ी ही क्यों सेलेक्ट की है उसका रीज़न मैं अभी आपको ग्राफिकली बताऊंगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपर रीमान इंटीग्रल। वही एफ नाम से कोई फंक्शन होगा जो किसी इंटरवल ए से बी में डिफाइन है, पी कोई पार्टीशन है किसी क्लोज इंटरवल ए से बी में, फिर वही ए से बी में जितने भी पार्टीशन पॉसिबल है उनके लिए आप अपर डार्बोक सम की वैल्यू निकालोगे। उन सब अपर डार्बोक सम में जो सबसे छोटा होगा, इन्फिमम या मिनिमम, वो हमारा इस फंक्शन का अपर रीमान इंटीग्रल कहलाएगा। और डिनोट किससे करते हैं, ए से बी बार, तो अपर लिमिट के ऊपर बार लगा दो, एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है बेटा, अपर रीमान इंटीग्रल। तो बेटा इसी को बोलते हैं हम अपर रीमान इंटीग्रल। और डिनोट किससे करते हैं, ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स। फिर वो एक नोट लगाता है, तो यहाँ पर ये नोट है, अपर रीमान की डेफिनेशन ऊपर खत्म हो गई। उसके बाद नोट के रूप में इफ ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, ये लोअर रीमान इंटीग्रल हो गया, बराबर आता है किसके, अपर रीमान इंटीग्रल के, तो वो फंक्शन बिलोंग का मतलब इसमें रीमान इंटीग्रल बन जाता है। तो ये एफ बिलोंग कर जाता है रीमान इंटीग्रल किस इंटरवल में, ए से बी। तो बेटा जब भी आपके लोअर रीमान और अपर रीमान की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो वो फंक्शन फिर क्या कहलाता है, रीमान इंटीग्रल। और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती है तो उस केस में सिंपल इंटीग्रेशन अगर आप एफ एक्स फंक्शन का करोगे तो वो भी रिजल्ट इनके बराबर आता है। ये लाइन बीच में से स्किप कर दो, ये इस तरीके से नहीं लिखनी, इसको ऐसे लिख लो, बट ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स अगर बराबर नहीं आता ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, अगर लोअर रीमान अपर रीमान बराबर नहीं है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रल नहीं है, और बराबर है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रल है। अब ये मेन है, मैंने अभी भी आपको समझाया है कि बेटा ये डेफिनेशन जो हमने लोअर रीमान और अपर रीमान की पढ़ी है इसे प्रैक्टिकली यूज़ करना क्वेश्चंस में मुश्किल है, तो हम कैसे करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स यानी जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसके लिए मेरे को जब भी फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, लोअर डार्बोक सम निकाल लूँगा। ऑब्वियस बात है, लोअर रीमान के लिए लोअर डार्बोक सम निकाल लेंगे और लोअर डार्बोक सम पे बस अप्लाई कर देंगे लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर x नहीं आएगा, n आएगा, क्योंकि हमारा ये वाला जो आंसर है वो n की टर्म्स में आएगा, तो आप उस पर लिमिट n की लगाओगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में फंक्शन का अपर रीमान निकालना है तो आप अपर डार्बोक सम निकालो और उसके ऊपर लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको प्रॉपरली बात समझ आएगी। अब मेन बात समझो कि जब मैंने लोअर रीमान की डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने इस चीज़ का लिया था सुप्रीमम, और जब मैंने अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखी थी तो इसका मैंने लिया था मिनिमम। उसका रीज़न समझो बेटा, देखो इंटीग्रल या इंटीग्रेशन एरिया फाइंड आउट करने के काम आता है। अब मान लो मैं तुम्हें कोई ऐसा ग्राफ दे दूं और तुम्हें कहूँ कि इसका एरिया निकालो, तो बेटा तुम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है उनके लिए x की वैल्यू देखोगे, मान लो x की वैल्यू यहाँ पर a है और यहाँ पर लास्ट में b है। अब हमें इतने इतने पाथ का अगर एरिया निकालना है तो ये तो कोई भी शेप नहीं है जिसका एरिया निकाल सकें, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल्स बनाते हैं, और रेक्टेंगल्स बनाने के लिए आप एक सिमेट्री में इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और फिर इस तरीके से स्लिट्स काट दोगे, तो बेटा ये स्लिट्स काटोगे तो ये रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। और रेक्टेंगल के लिए आपको पता है एरिया निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, इस तरीके से आप इन सभी स्लिटों के निकाल लोगे और उनको जोड़ दोगे अगर ए से बी तक, तो इस वाले कर्व का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन या एरिया। तो इंटीग्रेशन से आप हमेशा एरिया निकालते हो। अब लोअर रीमान और अपर रीमान ने क्या किया, देखो लोअर रीमान में जब आप इन पार्टीशंस के लिए, ये पार्टीशंस ही तो किए आपने अलग अलग, तो इनके लिए जब लोअर डार्बोक सम निकालोगे तो बेटा देखो ध्यान से, जो आपने ये रेक्टेंगल के लिए लाइन ड्रॉ की है, जैसे मान लो ऊपर वाले के लिए अगर ऐसे ड्रॉ कर देते तो ये कुछ पार्ट एक्स्ट्रा कवर हो रहा है,
तो एक्स्ट्रा कवर हो रहा है तो आपने इसलिए तो लोअर डार्बोक सम में छोटी वैल्यू सेलेक्ट कर ली कि जो एक्स्ट्रा पार्ट कवर हो रहा है वो रिजेक्ट हो जाए। और ऐसे ही आपने अपर रिमान जैसे यहाँ पर स्लिट काटी तो कुछ पार्ट हमारा कम कवर भी हुआ, जैसे इस वाले में ये वाला रह गया, मान लो अगर ये वाली मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अपना ये कुछ पार्ट स्किप हो गया। तो आपने अपर रिमान इंटीग्रल में क्या लेना है, मिनिमम। तो बेटा जैसे ही आप अपर वालों में वैल्यू में तो मिनिमम और लोअर वाले में अपर वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे तो आपका जो एक्यूरेट एरिया है वो आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा कवर था पाथ वो लोअर में तो अपनों ने छोटा ले लिया, वो बड़ा ले लिया। देखो जैसे अब ये स्लिट काटी आपने तो इससे ऊपर वाला ये एरिया ये वेस्ट में एक्स्ट्रा था, ऐसे ये एक्स्ट्रा था। तो आपने लोअर बाउंड में तो क्या ले ली, मैक्सिमम वैल्यू, और अपर बाउंड में क्या ले ली, मिनिमम वैल्यू, जिससे जो ओवरऑल अपना एक्स्ट्रा पाथ कवर हो रहा था वो उस डेफिनेशन से बैलेंस हो जाए और आपका एक्यूरेट एरिया जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाए। तो रिमान इंटीग्रल का बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग यूज़ क्या है, एक्स्ट्रा जो पाथ है उसको रिमूव करवाना और एरिया की एक्यूरेसी को बढ़ाना, एरिया एक्यूरेट आए उसके लिए लोअर रिमान और अपर रिमान ने काम किया। तो बेटा इस तरीके से इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोअर रिमान अपर रिमान की जरूरत क्यों थी, हम एरिया की एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते थे। उसके अलावा जब मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास इस तरीके की चीज़ें बनेंगी 1 2 3 अप टू n। बेटा इसे बोलते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम और इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी ये चीज़ बनेगी आप उसकी जगह ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अच्छा अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तो आप वैल्यू यूज़ करोगे n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये कहीं ना कहीं आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। ऐसे ही अगर क्यूब हो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, इस स्टेप को बुला लो और इसकी पावर 2 कर दो। इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिहाफ पे आपके कई क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बेटा आज की क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस रीमान इंटीग्रल के करवा रहा हूँ, 2 से 3 वीडियोस लगेंगी रीमान इंटीग्रल के सारे क्वेश्चंस करने में। तो बेटा मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले एक छोटा सा नोट लगवाया है और ये नोट आपको याद रखना है, जिससे आपको रीमान इंटीग्रल के जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको डाउट नहीं आएंगे कभी भी कि सर किसी में तो आपने ये टेक्निक यूज़ की है और किसी में आपने ये टेक्निक। तो मैंने पहले ही नोट लगा दिया कि रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चंस को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 2 भाग कौन कौन से बनाए हैं, अगर आपका फंक्शन कैसा फंक्शन हो, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब आपको एफ एक्स का मान कुछ ऐसा दिया हो जो एक्स पे डिपेंड ही ना कर रहा हो, जैसे कि एफ एक्स बराबर के। देखो ये फंक्शन तो x का था पर बराबर में कोई भी x की चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये एज ए कांस्टेंट है। तो दिया गया फंक्शन कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। और अगर आप रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन कर रहे हो और फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पार्टीशन पर डिपेंड नहीं करते, और नहीं करते तो हमें क्वेश्चन में मार्क्स लेने के लिए सिर्फ दिखावा करना है। दिखावा इन द सेंस आप जो पार्टीशन डेफिनेशन में पढ़ कर आए थे, a0 इज इक्वल टू a1 a2 AR-1 AR अप टू AN इज इक्वल टू B। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे एज इट इज़, बस सिर्फ लिखना है क्योंकि इसका इस फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना। जब मैंने आपको करवाए थे क्वेश्चंस लोअर डार्बोक सम अपर डार्बोक सम में, उनमें समझाया था कि अगर फंक्शन का मान कांस्टेंट है तो आप कोई मर्जी सब इंटरवल ले लो, उनके इन्फिमम और सुप्रीमम की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब उनके लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम का मान फिर सेम आएगा। दैट मीन्स वो पार्टीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो बस आप याद रखो कि जब भी हम रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे और अगर फंक्शन एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट मीन्स कांस्टेंट है, तो आपको पार्टीशन हमेशा ऐसा लेट करना है जिसका क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि पार्टीशन पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा। पर अगर आपका फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है, वेरिएबल का मतलब एक्स की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा होगा, या फिर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर दिया होगा, या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया होगा, या एफ एक्स बराबर साइन एक्स या फिर कोस एक्स दिया होगा, या एफ एक्स बराबर 10x दिया होगा, कुछ भी दिया होगा एक्स का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, पार्टीशन। और जब भी मेरे को रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन वेरिएबल वाले दे रखे होंगे, मैं हमेशा उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक डेल्टा नाम से फंक्शन क्रिएट करूँगा और वो डेल्टा की वैल्यू क्या मानूंगा, b-a/n। b क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा होता है, जैसे मान लो a से b, तो लास्ट वैल्यू जो भी इंटरवल की है वो b है, फर्स्ट वैल्यू इंटरवल की a है, और उसको आप n से क्या करोगे, डिवाइड। तो ये डेल्टा निकालोगे और हम देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे
जो ये डेल्टा मैंने इस फॉर्मूले से निकाला है वो एक्चुअल में किसका मान भी होगा, डेल्टा आर। ये बात अभी क्वेश्चन में समझ आएगी। एक बार आप याद रख लो कि फंक्शन अगर वेरिएबल है और रिमान इंटीग्रल आपको कहा गया है कि प्रूव करो कि वो फंक्शन रिमान इंटीग्रल है या नहीं, तो आपको सबसे पहले ये डेल्टा की वैल्यू निकालनी है और उसका फॉर्मूला रहेगा b माइनस ए अपॉन एन। और इस लाइन का मतलब ये है कि आपने अपने इंटरवल को n भागों में डिवाइड कर दिया और यही मान एक्चुअल में जो निकाला है वो डेल्टा आर का मान भी होगा। वो क्वेश्चन में समझेंगे कैसे। और फिर उन क्वेश्चनों में आपको p की वैल्यू हमेशा ये माननी है a, उसके बाद a प्लस डेल्टा, a प्लस 2 डेल्टा अप टू a प्लस आर माइनस 1 इंटू डेल्टा, a प्लस आर डेल्टा और लास्ट में जाकर a प्लस एन डेल्टा। तो आपको जब भी फंक्शन वेरिएबल दे रखा होगा आपको ये वाला पार्टीशन लेट नहीं करना, आपको सबसे पहले डेल्टा निकालना है और उस डेल्टा की मदद से आपको पार्टीशन हमेशा ऐसा लेट करना है, क्योंकि फंक्शन वेरिएबल होता है तो वो पार्टीशन पर डिपेंड करता है और करता है तो आपने अपने पार्टीशन को पहले n भागों में बांटना है, जिससे ये पार्टीशन एक्चुअल में इनफाइनाइट पार्टीशन। क्यों? क्योंकि चेक करो मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई है लोअर रीमान या अपर रीमान की। मैंने कहा था जितने भी पार्टीशन है उन सब, और कितने पार्टीशन होते हैं, इन्फिनिटी। इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल्स के अंदर जब लोअर रीमान की वैल्यू निकाली है तो उसके लिए लोअर डार्बॉक्स सम पे लिमिट अप्लाई क्या की है, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स मैं इनफाइनाइट पार्टीशंस के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे ही अपर वाले में भी मैंने n टेंडिंग्स टू क्या लिखा है, इन्फिनिटी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको पहले ये देखना है कि फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो आपको सिर्फ पार्टीशन ये लिखना है, और अगर फंक्शन वेरिएबल है तो आपको पहले डेल्टा निकालना है और फिर पार्टीशन आपको ये वाला लिखना है। इसमें ए और डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होएगी और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास में मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो बेटा ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है 2 तरीके से पूछ सकता है ये क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। या तो पेपर में सीधा लिखेगा एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। आर इंटीग्रेबल का मतलब रिमान इंटीग्रेबल। तो इस लाइन का क्या मतलब है, आपको फंक्शन कैसा लेकर चलना है, कांस्टेंट, और प्रूव करना है कि जो भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, रिमान इंटीग्रेबल। या फिर पेपर में ये क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे बोल देगा इफ एफ एक्स बराबर के और इंटरवल का नाम दे दिया ए से बी, तो कहता देन प्रूव दैट एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है रिमान इंटीग्रल को, किस इंटरवल में, ए से बी। तो इस लाइन का और इस लाइन का यही मतलब था कि कोई फंक्शन आपको कांस्टेंट लेकर चलना है और उस कांस्टेंट फंक्शन को आपको रिमान इंटीग्रल प्रूव करना है। तो उस फंक्शन को आपको क्या प्रूव करना है, रिमान इंटीग्रल, किस इंटरवल में, ए से बी। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो बेटा अगर ये लिखा हुआ आता है तो आपको ये चीज़ें खुद से लेट करनी पड़ेगी कि आपने इंटरवल ए से बी मानना है, फंक्शन आपने कोई के मानना है और प्रूव करना है एफ बिलोंग्स टू रिमान इंटीग्रल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी सेक्शन के लिए आता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन, मैंने एफ एक्स बराबर क्या लेट कर लिया, के, जहाँ पर के कोई ना कोई क्या है, कॉन्स्टेंट। इंटरवल मान लिया ए से बी। टू प्रूव, सिद्ध करना है एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए से बी। दैट मीन्स हमें एफ को बिलोंग करवाना है रिमान इंटीग्रल में। और आपको बताया था अगर फंक्शन को रिमान इंटीग्रल बनना है तो उस फंक्शन का लोअर रिमान इंटीग्रल, ये मैंने ए के ऊपर बार लगाया, लोअर लिमिट पे बार लगाया है, और ए से बी बार ये अपर रिमान को शो कर रहा है। अगर लोअर रिमान और अपर रिमान की वैल्यू सेम आ गई तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, रिमान इंटीग्रल। तो कैलकुलेट करते हैं लोअर की वैल्यू और अपर की वैल्यू। अब लोअर रिमान निकालना है तो पहले एल एफ कोमा पी निकालना है और फिर उस पर लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ऐसे ही अपर रिमान निकालना है तो पहले यू एफ कोमा पी निकालना है और उसके ऊपर लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको हमेशा लिमिट वाली डेफिनेशन यूज़ करनी है जो मैंने आपको आज नोट के रूप में लिखवाई है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर के, जहाँ पर के एज अ क्या है, कॉन्स्टेंट। तो नोट याद करो, अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो आपको पार्टीशन सिर्फ लिखने का दिखावा करना है और ये वाला पार्टीशन लेट करना है, कोई डेल्टा नहीं निकालना। तो आपने लिखा लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए से बी सच दैट पी की वैल्यू a0 इज इक्वल टू ए, फिर a1, फिर a2, फिर ए आर माइनस 1, ए आर लास्ट में ए एन जो किसके बराबर होता है, b के। अच्छा ये उसका कौन सा इंटरवल है, आई आर, तो आपने आई आर इंटरवल बुला लिया। फिर इस इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि बेटा फंक्शन कांस्टेंट है तो वो पार्टीशन पर डिपेंड ही नहीं करने वाला, तो कोई मर्जी सब इंटरवल बुला लो। देखो आई आर बुलाने का मतलब होता है आप i1 भी बुला रहे हो, i2 भी बुला रहे हो, क्योंकि आर की जगह अगर 1 रखोगे तो ये i1 इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन है, 2 रखोगे तो ये i2 इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इंटरवल बनाने का मतलब होता है आप सभी की बात कर रहे हो। अब बेटा मेरे को पता है क्योंकि फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो मैं चाहे इस पे वैल्यू फंक्शन की निकाल लूँ, क्योंकि सोचो फंक्शन क्या दिया हुआ है,
fx बराबर k। अगर आप इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हो तो भी k आएगी, क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रही। और अगर आप ये पॉइंट रखोगे तो भी k आएगी। इसका मतलब इस फंक्शन का इन्फिमम भी k है और सुप्रीमम भी k है। तो आई आर इंटरवल है तो उसके इन्फिमम का नाम रखोगे स्मॉल एम आर, और आई आर इंटरवल है तो सुप्रीमम का नाम कैपिटल एम आर। और नॉर्मली हम कहते हैं इस पे इन्फिमम इस पे सुप्रीमम, जबकि ये नहीं होती बात। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जिस पे फंक्शन का मान छोटा है, वो इन्फिमम, और इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट ढूंढो जिस पे फंक्शन का मान बड़ा है, उसको सुप्रीमम। क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है तो किसी भी पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो आप वैसे ही लिख दो कि इस पे इन्फिमम और इस पे सुप्रीमम। उल्टा लिखना चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, इस पे इन्फिमम और इस पे सुप्रीमम। डजेंट मीन वैल्यू दोनों की सेम ही आनी है, क्योंकि एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो मैंने लिख दिया एम आर, अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो भी के आएगी, और इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम आएगा सुप्रीमम, जिस पे भी मान क्या ही आएगा के। एक्चुअल में फंक्शन कांस्टेंट है तो पॉइंट्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, किसी मर्जी पे लिख दो। तो बेटा ये मान आ गया इन्फिमम का और सुप्रीमम का। फिर हमें निकालना है लोअर डार्बोक सम। तो बेटा लोअर डार्बोक सम का फॉर्मूला एल एफ कोमा पी। फॉर्मूला होता है समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। बेटा स्मॉल एम आर की वैल्यू चेक करो कितनी है। स्मॉल एम आर का मान है के, तो आपने इसका मान रख दिया के। क्योंकि के में कहीं भी आर नहीं आ रहा और समेशन आर के ऊपर काम कर रहा है, तो के को इंटीग्रेशन समेशन से बाहर कर दो, कर दिया। अंदर बचा समेशन आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर। बेटा इसकी वैल्यू समीकरण या थ्योरम नंबर 1.1 जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में करवाई थी, इसका मान मैंने आपको खोलना सिखाया था। आर का मान 1 रखोगे तो डेल्टा 1, 2 रखोगे तो डेल्टा 2, ऐसे ही एन रखोगे तो डेल्टा एन। अब डेल्टा 1 का मान होता है A1 माइनस A0, डेल्टा 2 का मान होता है A2 माइनस A1। ऐसे करके सारी टर्म कट जाएगी, लास्ट में बचेगा AN माइनस A0। AN होता है B के बराबर, A0 होता है A के बराबर। तो इसका मान मैंने थ्योरम 1.1 में प्रूव करवाया था, कितना आएगा B माइनस A। तो बेटा K चल ही रहा है और इतने इतने की वैल्यू होती है B माइनस A। तो बेटा ये आ गया लोअर डार्बोक सम की वैल्यू। पर मुझे तो लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है, तो मैंने लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल। हाँ जी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A बार B एफ एक्स इंटू डी एक्स, और फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एल एफ कोमा पी। बेटा लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी चल ही रहा है, और एल एफ कोमा पी का मान निकाला है मैंने के बी माइनस ए। इसमें कहीं भी एन नहीं आ रहा, इसका मतलब लिमिट हटा दो, क्योंकि लिमिट तो एन के ऊपर है। तो बेटा आंसर यही आ गया के बी माइनस ए। तो ये मेरे लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब सिमिलर मैनर में मैं अपर रीमान की वैल्यू निकालूंगा। तो बेटा अपर रीमान इंटीग्रल अगर निकालना है तो सबसे पहले आप यू एफ कोमा बी निकालोगे। हाँ जी, इसका फॉर्मूला समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, और आप पीछे लिख चुके हो कैपिटल एम आर का मान भी के ही था, तो आपने इसका मान के रख दिया। क्योंकि इसमें कहीं भी आर नहीं आ रहा तो ये समेशन से बाहर हो जाएगा, और इतने इतने की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है थ्योरम नंबर 1.1 से बी माइनस ए। तो बेटा इसका अपर डार्बोक सम का वैल्यू आ गया ये कुछ, पर मुझे निकालना है अपर रीमान इंटीग्रल। और अपर रीमान इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी और बी के ऊपर बार, अपर लिमिट के ऊपर बार, और फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी यू एफ कोमा पी। बेटा लिमिट चली रही है, यू एफ कोमा पी का मान के बी माइनस ए, क्योंकि इसमें एन आ ही नहीं रहा तो लिमिट हटा दो, तो वैल्यू आ गई के बी माइनस ए। तो बेटा आपने देखा अपर रीमान की वैल्यू भी यही आई है और लोअर रीमान की वैल्यू भी यही आई है। इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन में लोअर रीमान और बराबर आ रहा है किसके? अपर रीमान। और अगर क्वेश्चन में लोअर और अपर की वैल्यू सेम आ रही है तो ऐसे फंक्शंस को आप क्या कहते हैं? रीमान इंटीग्रल। फिर मैंने एक नोट लगवाया क्योंकि आगे थ्योरम्स में जुड़ता है। ये क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हो गया, पर आगे मैंने एक बात साबित करवाई। नोट क्या लगाना है? अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो उस केस में लोअर, अपर और फंक्शन की सिंपल इंटीग्रेशन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। चेक कर लेते हैं। देखो लोअर और अपर की वैल्यू तो तुम निकाल ही चुके हो, अब अपने फंक्शन की सिंपल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा एक काम करके दिखाया। हाँ जी, फंक्शन एफ एक्स और लिमिट ए से बी, ए से बी तो है ही, और क्वेश्चन फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा था? फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? के, तो आपने एफ एक्स की वैल्यू के रख दी। बेटा के तो कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया। और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। लिमिट चल रही है ए से बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ गया के बी माइनस ए। तो आप देख पा रहे हो, अगर फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रल है तो उस केस में सिंपल इंटीग्रेशन भी लोअर और अपर की वैल्यू के बराबर ही आता है। अब देखो बेस्ट बात, अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है
कि प्रूव करो ये फंक्शन रीमान इंटीग्रल है, तो आप उस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, जो आंसर आएगा वही लोअर का और अपर का आएगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि लोअर और अपर अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो लोअर और अपर बराबर आएंगे, और वो बराबर किसके आते हैं? फंक्शन के सिंपल इंटीग्रेशन के। तो सिंपल इंटीग्रेशन करना तो आसान है भाई। लोअर निकालने के लिए तो हमें एल एफ कोमा पी निकालना पड़ा था, फिर उस पर लिमिट लगानी पड़ी थी। ऐसे ही अपर रीमान निकालने के लिए मुझे पहले यू एफ कोमा पी निकालना पड़ा, फिर उस पर लिमिट लगानी पड़ी। और जबकि क्वेश्चन में अगर वो कह रहा है कि प्रूव करो फंक्शन रीमान इंटीग्रल है, तो आप पहले उसका सिंपल इंटीग्रेशन थोड़ा सा साइड में करके देख लो, जो आंसर आएगा वही लोअर रीमान का आएगा, वही अपर रीमान का आएगा। ये शॉर्टकट जब कंपटीशन एग्जाम दोगे उनकी ट्रिक्स बता रहा हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी में तो आपको ये पूरा ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन का कंसेप्ट समझाया कि कांस्टेंट फंक्शन पार्टीशन पर डिपेंड नहीं करते, उसमें कोई डेल्टा नहीं निकालना पड़ता, कोई पी पार्टीशन अलग से वाला लेटर नहीं करना पड़ता। अब आज आप वो नोट पढ़कर आना जिसमें फंक्शन वेरिएबल हो, तो सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं और फिर पी पार्टीशन ए प्लस डेल्टा, ए प्लस 2 डेल्टा। तो कल मैं उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और उसमें मैंने 3 बातें और लिखवाई थी। फर्स्ट, एन नेचुरल नंबर का सम n+1/2, स्क्वेयर वाली टर्म्स का सम n+1 to n+1/6, और अगर क्यूब्स का सम करें तो n+1/2 की होल पावर 2। तो कल मैं उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।